जय हिंद दोस्तों, एमसीए क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अक्षांश एवं देशांतर वाला, मैं आप लोगों की कल्पना करता हूं कि शायद आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम भारतीय ज्योग्राफी या फिर हम बात करें भारत के भूगोल के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। यानी भारत के आसपास क्या है, कौन से देश भारत से कितनी सीमा बनाते हैं, या फिर बात करें कि किस देश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बताने जाता हूं कि भारत का जो नाम था वो किस प्रकार पड़ा आपका, यानी भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ था आपका। तो देखो, प्राचीन जो ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त या फिर हम बात करें जम्बू वर्ष या बात करें जम्बू द्वीप आदि नामों से जाना जाता था। यानी प्राचीन टाइम में जब भारत को वाले भूभाग को हम किसी नाम से पुकारते थे, तो कहीं पर कोई व्यक्ति आर्यावर्त कहता था, कोई जम्बू वर्ष कहता था, कोई जम्बू द्वीप कहता था। यानी भारत का प्राचीन टाइम में कोई भी प्रॉपर नाम नहीं था। अब भारत को प्रॉपर नाम कहां से मिले, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, आप लोगों ने अच्छी तरह से खूब पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि भारत का एक नाम है जिसका नाम है हिंदुस्तान। अब ये भारत को हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया, उन्होंने क्या क्या देखा भारत में जिसके आधार पर उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। तो सबसे पहले तो भारत को जो हिंदुस्तान नाम दिया गया था वो ईरानियों द्वारा दिया गया था। यानी भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। अब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा था? क्योंकि देखो, सबसे पहले हम बात करें, भारत की एक बहुत ही प्राचीन नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है आपकी? सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है ये पहले भारत के बिल्कुल मध्य में होकर के प्रवाहित होती थी, क्योंकि प्राचीन टाइम में भारत और पाकिस्तान एक ही भूभाग का हिस्सा थे। अब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो सिंधु का जो नदी का जो अधिकांशतः भाग है वो पाकिस्तान में जा चुका है। लेकिन प्राचीन काल में ये सिंधु जो नदी थी आपकी, ये भारत के बिल्कुल मध्य में होकर के प्रवाहित होती थी। अब जो ईरानियों के द्वारा सबसे पहले जब भारत आगमन हुआ तो इन्होंने सिंधु नदी को देखा, और ये लोग जो है सिंधु नदी को सिंधु नदी ना कह करके आपकी हिंदू नदी कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू नदी कहते थे। अब जब ये सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे तो इसी के आधार पर इन्होंने जिस भूभाग में होकर के आपकी सिंधु नदी प्रवाहित होती थी उस भूभाग को क्या नाम दे दिया था? हिंदुस्तान नाम दे दिया था। तो सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था? ईरानियों के द्वारा दिया गया था। अब ये ईरानी क्या करते थे? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और हिंदू नदी कहते थे, और इसी आधार पर जिस भूभाग में हिंदू नदी प्रवाहित होती थी उस भूभाग को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। दूसरा जो भारत का नाम था वो था इंडिया। क्या नाम था भारत का? इंडिया। अब बात करें कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया और किस आधार पर दिया, तो भारत को जो इंडिया नाम दिया गया था वो यूनानियों के द्वारा दिया गया था। यूनानियों के द्वारा। अब यूनानियों के द्वारा भारत को इंडियाई नाम क्यों दिया गया और किसी और अन्य नाम से क्यों नहीं पुकारा गया, उसके पीछे भी एक कारण है। कारण वही है आपका कि भारत में होकर के एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। अब ये जो ईरानी आपके यूनानी जो लोग थे ये भारत में आए, इन्होंने सिंधु नदी को देखा, और जब इन्होंने सिंधु नदी को देखा तो ये सिंधु नदी को सिंधु नदी ना कह करके इंडस नदी कहते थे। क्या कहते थे? इंडस नदी कहते थे। अब इन्होंने सोचा कि जिस भूभाग में होकर के इंडस नदी प्रवाहित होती है वो संपूर्ण भूभाग किस नाम से जाना जाएगा? इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी को इंडस कहते थे यूनानी, इसलिए भारत को इंडिया नाम से पुकारा गया। आपके जो ईरानी लोग थे ये सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इसलिए भारत को हिंदुस्तान नाम से पुकारा गया। ठीक है, अब अगला जो भारत का जो महत्वपूर्ण नाम है वो है आपका भारत। कौन सा है? भारत। अब ये भारत नाम भारत को कहां से मिला? तो देखो, प्राचीन काल में भारत के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था भरत। कौन थे? भरत। ठीक है, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे।
दुष्यंत और शकुंतला के क्या थे, वो पुत्र थे। इन्हीं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे भारत को क्या नाम मिला था, भारत नाम मिला था। ये तीनों जो पॉइंट हैं भारत के नामकरण के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से हर बार क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांस रहते हैं। इस भारत के ये जो भरत था, इसके माता और पिता से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट आरएस में पूछा गया था 2018 में, कि जो भारत को जो नाम भारत दिया गया है वो भरत के नाम पर दिया गया है, जो निम्न में से किसके पुत्र थे। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। तो ये जो तीनों नामकरण है ये आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से भारत को किन किन नामों से और किन के द्वारा पुकारा गया था। अब हम बात करें कि भारत को संवैधानिक रूप से किन नामों को से पुकारा जाता है, यानी भारत को संविधान में जो है भारत को किन नामों से पुकारा गया है, या भारत के किन नामों को संविधान में हिस्सा दिया गया है। तो भारत के दो नाम हैं जिनको संविधान में हिस्सा दिया गया है, एक तो है आपका इंडिया और दूसरा है आपका भारत। ये जो दो नाम हैं ये आपके भारतीय संविधान में वर्णित हैं भारत के। बाकी का जो हिंदुस्तान जो नाम है इसको भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। ये तो रही आपके भारतीय संविधान भारत के नामकरण की बात। भारत के नामकरण के बारे में आपको बहुत ज्यादा विस्तृत से पढ़ना है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे बात करते हैं हम लोग भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। रुक जाओ सर जी, अभी रुक जाओ। बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की। अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। देखो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर को हमें हमारे भारत के रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। अब भारत के रिलेटेड आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का पता कैसे चलेगा। तो देखो सबसे पहले अक्षांश की स्थिति की हम गणना जो करते हैं वो भूमध्य रेखा से करते हैं, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की दिशा की तरफ जाएंगे तो ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 2 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 3 डिग्री अक्षांश है। इस तरह से अक्षांशीय रेखाओं की हम गणना करते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति होती क्या है। तो वे अक्षांश जिनके मध्य कोई भी भूभाग स्थित होता है उसे उस भूभाग की अक्षांशीय स्थिति कहते हैं। अब बात करें कि भारत कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक विस्तृत है। बात करें तो देखो ये जो अक्षांश जो भारत को बिल्कुल दक्षिण में टच करते हुए जाएगा ये तो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो अक्षांश जो भारत को बिल्कुल उत्तर में टच करते हुए जाएगा ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। आगे बात समझ में, यानी हमारा जो भारतीय भूभाग है वो किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है। ये तो हो गई भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है। उत्तरतम अक्षांश, तो भारत का जो उत्तरतम अक्षांश है वो कौन सा होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। बात करें भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदुओं की, कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है जिससे हमारा आपका उत्तरतम अक्षांश से गुजरता है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा है जिससे आपका दक्षिणी अक्षांश गुजरता है। तो भारत के उत्तरतम बिंदु की अगर हम बात करें तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल।
कौन सा है? इंद्राकोल। यानी भारत का जो उत्तरतम अक्षांश है, यानी जो 37 डिग्री 6 मिनट है, ये कहाँ से होकर गुजरता है? आपका इंद्राकोल से होकर के गुजरता है। अब बात करें इंद्राकोल आपका स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? आपका लद्दाख में स्थित है। बात करें भारत के दक्षिणी अक्षांश की, कि भारत का जो दक्षिणी अक्षांश नहीं, सॉरी, दक्षिणी स्थान की, यानी वह दक्षिणतम स्थान जिससे आपका दक्षिणी अक्षांश गुजरता है, वो है आपका कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इनको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इनसे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं भारत के सामान्य परिचय में। तो अब दोबारा बात करें तो भारत का अक्षांश, उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। बात करें उत्तरतम बिंदु, तो यह है आपका इंद्राकोल और जो लद्दाख में स्थित है। और बात करें दक्षिणतम बिंदु, तो यह है आपका कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, वो है आपकी 3314 किलोमीटर। यानी भारत का जो इंद्राकोल है वहां से लेकर के और आपकी जो कन्याकुमारी है, इसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? आपकी 3314 किलोमीटर। ये रही आपकी भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात। अब भारत की देशांतरीय स्थिति की बात के बारे में हम कल बात करेंगे।